नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की हेकड़ी तोड़ दी, हेकड़ी खत्म कर दी। और जो किसान जो किसान दिल्ली की सरहद में नहीं घुस सकता था, जिनके लिए सड़क पर कीलें बिछा दी गई थी, जिसके लिए पक्की दीवार खड़ी कर दी गई थी, सड़क पर गोले बरसाए गए थे आसमान से आंसू गैस के, जिन पर गोलियां बरसाई गई थी। जो किसान 13 महीने तक दिल्ली की सरहद पर बैठा रहा था, जिसको दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं थी, उस किसान को आज संसद में बिठाने का काम, संसद परिसर में प्रवेश कराने का काम और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने कक्ष में बिठाने का जो अधिकार है, उसके तहत किसानों को राहुल गांधी ने अपने साथ न सिर्फ बिठाया बल्कि बातचीत की, भरोसा दिया पूरे इंडिया गठबंधन के तरफ से कि जो कुछ भी मदद होगी, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए, उसकी गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए वो हम करेंगे। संसद में आवाज उठाने का काम ये पूरा इंडिया गठबंधन करेगा। ये आश्वासन तो पहले भी मिला होगा किसानों को, पहले भी किसानों को विपक्ष के तरफ से समर्थन मिला है। हालांकि आंदोलन उन्होंने अपने दम पर किया, लेकिन आज जो हुआ संसद में वो अभूतपूर्व था। किसानों को राहुल गांधी ने संसद में बुलाया था कि वो आए, उनसे वो बातचीत करेंगे, ये उनका हक था। लेकिन जब संसद परिसर में पहुंचने के लिए किसान पहुंचे तो बाहर में ही उनको रोक दिया गया। कहा कि जाने नहीं देंगे अंदर। क्यों जाने नहीं देंगे पता नहीं, क्यों जाने नहीं देंगे अंदर, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। जब राहुल गांधी को यह बात पता चली तो वो स्वयं बाहर आने के लिए निकल पड़े। जैसे ही ये सरकारी महकमे को पता चला, सरकारी महकमे की नींद उड़ गई कि देश में क्या मैसेज जाएगा कि किसानों को संसद भवन में घुसने नहीं दिया जा रहा है। यह नैरेटिव तो सरकार को हिला कर रख देगा। और सरकार सख्ते में आ गई। तो सरकार सख्ते में क्यों आई? क्योंकि राहुल गांधी पैदल संसद परिसर से बाहर किसानों से मिलने के लिए चल पड़े थे। ये वो सबसे बड़ा कारण था कि तुरंत फैसला बदला गया, किसानों को परिसर में आने की इजाजत दी गई। और ये इजाजत देना, इसके लिए मजबूर होना, ये है सरकार की हेकड़ी का टूट जाना, सरकार की हेकड़ी को तोड़ देना। और किसानों ने वो कर दिखाया, राहुल गांधी ने वो कर दिखाया। ये ऐतिहासिक दिन है। कोई बड़ी उपलब्धि मिले या ना मिले, लेकिन किसानों ने संसद भवन के भीतर प्रवेश कर दिखाया है। आपकी लाठी, गोली, कीले, बंदूकें, वो चार दीवारी, वो पक्की इमारत, सब नेस्तनाबूद हो गए। अदालत ने भी पिछले दिनों वो हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की जो नाकाबंदी की गई थी कि किसान अंदर नहीं आ सकेंगे, उसको तोड़ने का आदेश दिया कि ये नाकाबंदी नहीं चलेगी, ये बाधा खत्म करो। तो अदालत से लेकर संसद की चौखट तक, सड़क से लेकर संसद तक किसानों का संघर्ष जारी है। और किसानों के लिए आवाज उठाना देश के लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि किसान कोई बेजा मांग नहीं उठा रहे हैं। हम इस पर आएंगे कि किसान क्या मांग उठा रहे हैं, क्यों मांग उठा रहे हैं और इसको कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप थोड़ा देखिए कि सुनाते हैं हम आपको कि राहुल गांधी ने कहा क्या जब
इस बारे में उनसे पूछा गया कि आखिर आप क्यों बाहर जा रहे हैं किसानों से मिलने के लिए। सुनिए। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। किसान तो बाहर मिल लेंगे। किसानों से डर क्यों राहुल जी इतना सरकार को? किसानों से डर। So yesterday in the budget as well, anything according to has been allocated to farmers. ठीक है। कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर। कितना अजीब लगता है, कितना अजीब लगता है कि जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि पता नहीं अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हैं, शायद वो किसान है इसलिए अंदर आने नहीं दे रहे। क्या देश के किसानों को संसद में प्रवेश करने का हक नहीं है? क्या देश का किसान संसद में नहीं जा सकता? वहां फिल्म स्टार जाते हैं, दूसरे उद्योगपति जाते हैं। अरे विजय माल्या को तो संसद में भेंट करके अरुण जेटली ने विदेश भगाया था, जाने में मदद की थी। और कौन, हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य भी थे, लेकिन उद्योगपतियों को एंट्री मिल जाती है, विशिष्ट लोगों को एंट्री मिल जाती है, वीआईपीस को एंट्री मिल जाती है, जिनके मंत्रियों से नजदीकियां हैं उनको एंट्री मिल जाती है, लेकिन आम किसानों को एंट्री नहीं मिलेगी। जो देश का अन्नदाता है, किस मुंह से अन्नदाता कहते हो जब लोकतंत्र के मंदिर में उस अन्नदाता को, जो ईश्वर का प्रतिरूप है अन्नदाता, उसको कदम रखने की अनुमति नहीं है, वो अपने पैर नहीं रख सकता। और इस बात को राहुल गांधी ने पलट दिया है। किसानों की जो जिद है, आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता है, जो संघर्ष करने का मादा है, जो जज्बा है, जो मर मिटने तक अपना हक लेने की बात है, और उसके लिए सब कुछ करने के लिए जो वो तैयार हैं, ये उसी की जीत है। और राहुल गांधी ने इसमें उनकी मदद की है, क्योंकि इतने सालों में जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे तो कभी किसान संसद तक नहीं पहुंच पाए। हमें पता है, हमने देखा है कि संसद में किस तरह, ऐसा भी नहीं कि संसद बहुत सुरक्षित रही है। संसद की सुरक्षा को हमने देखा है कि किस तरीके से कोई कनाडा में बैठा हुआ आतंकी घोषणा करके और अपने झंडे फहरवा देता है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं कर पाती है, बोल करके झंडे फहरा दिया लाल किले पर, सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं कर पाई। देश की सिक्योरिटी उसी दिन कोलैप्स हो गई। मान लेनी चाहिए कि जब देश का गृह मंत्रालय सो रहा था और हमारे लाल किले पर कोई तिरंगा के अलावा कोई दूसरा झंडा फहरा दिया गया, लेकिन शर्म नहीं आई सरकार को उन्होंने किसानों पर ही इल्जाम लगाने की कोशिश की। चलिए, वो भी एक वाकया था, हम तो बस याद दिला रहे हैं। लेकिन उसके बाद 750 किसान मारे गए, और उन किसानों की मौत पर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के सदस्यों ने दुख नहीं जताया, 2 शब्द नहीं कहे सांत्वना के उनके परिवारों को। मुआवजे की बात तो बहुत दूर की है, जबकि ये स्वतंत्रता सेनानी के तुल्य हैं। ये देश के लिए लड़ते हुए इन्होंने अपनी जान दी, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी, और किसानों के लिए लड़ना देश के लिए लड़ना है। ये बात समझ लीजिए, मैं बेवजह की बातें नहीं कहता, और हमारे शब्द भी बेवजह नहीं होते। और इन किसानों के लिए जब सतपाल जी ने कहा नरेंद्र मोदी जी को कि ये किसान मर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा याद है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये क्या मेरे लिए मर रहे हैं? इतनी संवेदनहीनता प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति ने व्यक्त की थी। और हम इसलिए इसको झूठ नहीं मान सकते क्योंकि सत्यपाल मलिक कम से कम झूठ नहीं बोलते। तब वो राज्यपाल थे कश्मीर के, तब वो उसके बाद उनका बाद में तबादला भी किया गया था। तब वो राज्यपाल थे जब उन्होंने मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी जी से, और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने
जो शब्द कहे थे, जीवन आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों को कचोटता रहेगा कि किसानों के लिए इस देश का प्रधानमंत्री कैसी भावना रखता है। यह सवाल है। इस पृष्ठभूमि में जबकि किसान आंदोलन जिस कारण से हुआ, 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए इस कानून में इसको शामिल करो। केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले ये कहा कि हम 3 कानून को वापस लेते हैं और कमेटी बनाई गई। क्या क्या नहीं हुआ, वादा किया गया कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का रिकॉर्ड है। ये किसान क्या करेंगे? फिर 15 अगस्त को आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, और जब 15 अगस्त आएगा तब ये लोग बातचीत करने के लिए निकलेंगे। तब ये लोग किसानों को बताएंगे कि सड़क जाम कर रहे हैं, देश विरोधी है। अरे विवश कौन कर रहा है सड़क जाम करने के लिए? क्या किसानों को शौक लगा है कि वो सड़क जाम करें? आप संसद में घुसने नहीं देना चाहते, आप दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहते, आप प्रदर्शन नहीं करने देना चाहते, जबकि अदालत लगातार कहती रही है कि इनको प्रदर्शन करने का अधिकार है। आप किसानों को न उनका हक देते हैं, और न हक देने के खिलाफ में जब वो प्रदर्शन करना चाहता है तो उनको प्रदर्शन का हक भी आप छीन लेना चाहते हैं। तो ये किसान क्या करेंगे? एक बार फिर किसानों को आंदोलन के लिए विवश किया जा रहा है, और ये खतरनाक स्थिति है। ये किसान क्या मांग रहे हैं? अपनी जो भरोसा दिया गया था उसी को तो पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको एक अपना ही बहुचर्चित बयान सुनाना चाहता हूं, जो मैंने कभी इन किसानों के लिए इसी साल फरवरी महीने में मैंने जो बात कही थी, वो आज भी अक्षरशः सत्य है। और मैं आपको अपना ही वो बयान सुनाना चाहता हूं। आप सुनिए कि इन किसानों के लिए केंद्र सरकार का रवैया क्या है, वो कितना जायज है, कितना नाजायज है, और किसानों का रुख और आंदोलन क्या है। आप प्लीज उसको सुनिए, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक शक्ति होती है, और वो शक्ति जनता की ताकत होती है। अब इस ताकत से सरकार को सचेत रहना होता है कि उससे आंदोलन के कारण लोगों को परेशानी न हो, आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। ये तमाम चीज़ें चिंता करती है सरकार। एक डॉक्टर समूह जब हड़ताल पे जाता है तो मरीजों की मरने की आशंका रहती है। तो इसका मतलब थोड़े है कि डॉक्टर जो है मरीज का विरोधी है घोषित कर दे। इसका मतलब डॉक्टर को अधिकार नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन होगा, डॉक्टर अगर आंदोलन पे जाएंगे तो मरीज की मौत होगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है कि वो मरीज की मौत ना हो और डॉक्टर को आंदोलन पे रोके, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है, डॉक्टरों को नहीं चुना है। जनता, ये मूल बात को समझना पड़ेगा। अब है कि आंदोलनकारी का जो पेंट किया जा रहा है कि ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, सबसे पहले सड़क को जाम किसने किया? भाई सड़क जाम तो किसानों ने नहीं लगाया। सड़क जाम कीले ठोकी गई, बड़ी बड़ी सीमेंट की चीजें बनाई गई, गिट्टी भरे गए, क्या नहीं किया गया? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ भाई, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये चीजें हुई, जाम लगाया, सड़क जाम सरकार ने लगाया। सरकार को क्या हक है सड़क जाम लगाने का? भाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पूछ रहा है, हक क्या है सरकार को कि सड़क पर जाम लगाए? तो गलत की शुरुआत सरकार ने कर दी। अब वो ट्रैक्टर, अगर उसने तैयारी की कि हम इस बैरिकेड को तोड़ेंगे, तो वो उस ट्रैक्टर में जो भी बदलाव का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, उस बदलाव के लिए जिम्मेदार सरकार हुई कि वो आंदोलनकारी हुआ। उसने क्यों इस तरह से सीमेंटिंग की बैरिकेड की? उसको क्या हक है सरकार को कि सड़क पर चलने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे? दिल्ली क्या किसी के बाप की है? दिल्ली क्या किसानों की नहीं है? क्या आम जनता की दिल्ली नहीं है? और लेकिन दिल्ली में हम घुसने नहीं देंगे, ये कौन सा संकल्प है? ये संकल्प ही अलोकतांत्रिक है। जब अलोकतांत्रिक हो जाएगी सरकार, तो बुलडोजर न्याय बोलती है भाई। बुलडोजर से किसी को
कुछ भी कर लो। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग अगर अगेंस्ट में होगी सरकार की तो सरकार जाके आपका बुलडोजर से घर गिरा दे सकती है। भाई क्यों हम 144 धारा तोड़ेंगे तो हमारा घर सरकार बुलडोजर से गिरा दे सकती है? क्यों आप पूछ नहीं सकते बुलडोजर न्याय है? जब सरकार जब बुलडोजर न्याय को न्याय बताएगी तो जनता से क्या आप अपेक्षा करते हैं? जनता तो आंदोलन तो होता ही है कानून को तोड़ने के लिए। आंदोलन का 144 धारा फॉलो करके आंदोलन होगा कि डिसिप्लिन में आइए, लाइन में लग जाइए और दिल्ली में जाइए। आंदोलन होता है सरकार को झुकाने के लिए, दबाने के लिए, बात करने के लिए, सहमति पर पहुंचने के लिए। यह एक प्रेशर होता है। अब इस आंदोलन को आप पूछ लीजिए, ये क्या विपक्ष में भारतीय जनता कौन पार्टी है जो विपक्ष में नहीं रहा और सत्ता पक्ष में नहीं रहा इस देश में? तो विपक्ष में जब रहते हैं तो क्या इन्होंने आंदोलन नहीं किए? क्या किसी पार्टी ने आंदोलन नहीं किए? क्या कोई कह सकता है कि किसी पार्टी के आंदोलन में कभी कोई हिंसा ही नहीं हुई? हिंसा भी हुई है और हिंसा को बर्दाश्त भी किया गया है। यहां तक कि जेलों में भेज दिए जाते हैं, बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, सारे मुकदमे वापस लेते हैं, इसके बावजूद कि उसका नेचर क्राइम वाला होता है आंदोलन के दौरान। क्यों? क्योंकि फाइनली हम समाज में एक व्यवस्था चाहते हैं। ये आंदोलन हो क्यों रहा है? कौन सी नई मांग आ गई भाई? ये सारी मांगे सरकार की मंजूर की हुई मांगे हैं। ये मांग नहीं है, ये तो वादा पूरा करो आंदोलन है। तो वादा पूरा करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा क्या? जो आपने कमिट कर दिया कि हम कानून वापस लेते हैं, काला कानून वापस लेते हैं, और उसके बाद में कहा कि अब एमएसपी बनाते हैं। एमएसपी की 37 बैठकें हो गई, उस बैठक के बारे में देश को कुछ पता नहीं है। अब भी कह रहे हैं कि टाइम चाहिए और आंदोलन चाहिए। तो आपको क्या 5 साल के लिए चुनने के बजाय क्या आपको 50 साल के लिए चुना जाएगा? जनता 5 साल आपको चुन के देती है, आप 3 साल में अब तक कोई परिणाम नहीं निकाल सके और अब कहते हैं कि फिर अगली बार चुन के आएंगे। अगली बार चुन के ही नहीं आओगे तुम। तो इसी कार्यकाल में आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इसीलिए जनता सड़क पर है और आंदोलन को दोष देना, आप कह रहे हैं कि आंदोलनकारी ऐसे है वैसे। इधर वार्ता चल रही है तो रात में आंसू बम गिराने का क्या मतलब है? रात में आंसू बम गिराएंगे आप? ये इजराइल और हमास की लड़ाई बना दिया है क्या आपने? और ये जो हालात बना दिया और उसके बाद अगर कोई बेचैनी में कोई प्रतिक्रिया करेगा तो उसको देशद्रोही कहोगे? देशद्रोही वो लोग हैं जो जनता पर, अपनी जनता पर आसमान से बम गिरा रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक सरकार है, ये जनता विरोधी सरकार है और इसका जवाब जनता देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे तो आप सुन रहे थे, परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, परिस्थिति वही है और किसानों के साथ सरकार का व्यवहार भी नहीं बदला है। किसानों के साथ सरकार का व्यवहार भी वही है। तो जो बातें हम आज देख रहे हैं, किसान को आज जैसा व्यवहार पहले किसानों के साथ किया जा रहा था, फरवरी में जो हालात थे वो हालात बदले नहीं हैं। आज भी सरकार किसानों को संसद में प्रवेश करने से रोक रही है। ये आप कह सकते हैं आखिरकार संसद में गए तो, लेकिन मैं पूछता हूं कि संसद में जाने से रोका क्यों गया? क्योंकि वो किसान थे, क्योंकि वो किसान हैं इसलिए उनको संसद में जाने से रोका जाएगा? ये रोकना, ये रोक चाहे वो आधे घंटे की क्यों न रही हो, ये रोक बहुत खतरनाक है। और इस खतरनाक से लड़ाई लड़ने का जो हिम्मत दिखलाई वो राहुल गांधी है। तारीफ करनी पड़ेगी राहुल गांधी की कि उन्होंने किसी पुलिस से या सुरक्षा बलों से मुठभेड़ करने के बजाय उन्होंने मुद्दे को एड्रेस किया। किसान मिलने आए हैं, हम किसान से मिलेंगे। उन्होंने ये कोई हेकड़ी नहीं दिखलाई कि अगर किसान अंदर नहीं आएंगे तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा, मैं मिलने नहीं जाऊंगा। वो दिखा सकते थे। अब तक तो नेताओं ने यही किया है किसानों के साथ, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, अगर किसानों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो मुझे तो बाहर जाने की इजाजत है, और वो बाहर चल पड़े। बस हिलने लगी सत्ता की कुर्सी, सत्ता नशी लोगों की हिम्मत हार जाने लगी, क्योंकि लगा कि अगर राहुल गांधी बाहर चले जाएंगे संसद से बाहर किसानों से मिलने तो देश में भूचाल आ जाएगा कि ये कैसी संसद है जहां की किसान अपने कदम नहीं रख सकता और ये मुद्दा देशव्यापी मुद्दा बन जाएगा।
डर गई सरकार, खत्म हो गई हेकड़ी, टूट गई हेकड़ी, और राहुल गांधी बीच रास्ते में ही थे कि किसानों को अंदर आने की अनुमति दे दी गई। यह बहुत बड़ी जीत है, लोकतंत्र की जीत है, उस ताकत की जीत है जिससे सत्ता डरती है, और वो है जनता की ताकत। इसी जनता की ताकत को पहचानने की जरूरत है, और अगर हम पहचान लेते हैं इस ताकत को, तो बड़े से बड़ा तानाशाह भी झुक जाता है, झुकने को मजबूर होना पड़ता है। वरना इस बार भी किसानों को खदेड़ दिया जाता, संसद में घुसने नहीं दिया जाता। ये पिछली दफा हमने जो अपनी ही बाइट सुनाई आपको, हमने कहा था कि जीत के तुम आओगे ही नहीं, जीत के आओगे ही नहीं तुम, इसलिए वादा पूरा करने का समय, एक सरकार का अपना कार्यकाल होता है, उसी में वादा पूरा करो। अगले कार्यकाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुम्हें पता नहीं, और जनता ने वो स्थिति ला दी थी। कुछ कसर जरूर बाकी रह गई, जिस वजह से जनता की वो पूरी ताकत जो है अपना असर नहीं छोड़ पाई। लेकिन उस ताकत से सत्ता डरी हुई है, और उसको डर लग रहा है कि जनता ने जो तेवर दिखलाए हैं, अगर किसानों के साथ हम वही रवैया जारी रखेंगे तो फिर जनता छोड़ने वाली नहीं है। ये डर, ये जनता का डर साफ तौर पर दिखा है। इसलिए मैं खास तौर से आज इस विषय पर बात करने आया हूं कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और इस विषय पर चर्चा करना, बात करना बहुत जरूरी है। आखिरकार हमने ये भी लिखा, आखिरकार संसद में घुस गए किसान क्योंकि राहुल गांधी थे मेहरबान। क्योंकि अगर राहुल गांधी नहीं होते तो संसद में किसानों के की सूरत नहीं बनती। किसानों ने किन शब्दों में बातें कही है मुलाकात के बाद, ये जो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये देख, इन तस्वीरों में से ये पता चलता है कि किसान राहुल गांधी से मिले, उनके कक्ष में मिले, जहां कोई भी जा सकता है, सार्वजनिक रूप से बात की जाती है, वहां मिले। राहुल गांधी सबको सुन रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें हमने लगाई ताकि आपको बात उस बैठक की समझ में आए। अब इस बैठक के बाद किसानों की क्या प्रतिक्रिया थी, वो हम आपको सुनाते हैं। तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए, और उन्होंने ये भी हमारे साथ राहुल जी आपकी हक की लड़ाई संसद के बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से किसान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कुछ बातें कही जो बहुत गंभीर है। किसानों पर गोली किसने चलाई? हरियाणा की पुलिस ने। किसानों पर आसमान से आंसू गैस किसने फेंके? आंसू बम किसने गिराए? हरियाणा की पुलिस ने। हरियाणा में किस पार्टी का शासन है? भारतीय जनता पार्टी का। और इस पूरे मामले की, जिसमें एक युवक जो मारा गया, वो नौजवान 22 साल का नौजवान, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, उस नौजवान को गोली हरियाणा पुलिस ने चलाई, ये बाद में स्पष्ट हो गई।
अब इस मामले की जांच भी क्या हरियाणा पुलिस ही करेगी? दोष भी उन्हीं का, जांच भी वही करेंगे, तो न्याय मिलेगा क्या? यही बात उठा रहे हैं किसान। इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये वो कह रहे हैं उनकी मांगे तो हैं, लेकिन मांगों को हासिल करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष के दौरान जो जान चली जाती है, वो भी मुद्दा होता है। अगर उसको मुद्दा नहीं बनाया जाएगा तो कोई भी मांग के लिए आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप आंदोलन करने के लिए जाएंगे तो आंदोलन जिन मुद्दों पर होगा, जिन मांगों पर होगा, उसके साथ साथ कई और मुद्दे पैदा होते चले जाते हैं। वो मुद्दे गोली चलाने से चले होते हैं, वो मुद्दे शहादतों से होते हैं विभिन्न कारणों से, और वो मुद्दे बहुत तरह की समस्याओं से भी होते हैं। तो उन मुद्दों को भी एड्रेस करना पड़ता है। ये भी एक लड़ाई है कि जिनको पुलिस ने गोली मारा, उस पुलिस को सजा मिलनी चाहिए। अपने ही नौजवानों पर उसने वो गोली क्यों चलाएगा? आंदोलन करने वाले व्यक्ति पर गोली क्यों चलाएगा? आंदोलनकारियों को बॉर्डर पर क्यों रोका जाएगा? हरियाणा की पुलिस हरियाणा में क्यों नहीं घुसने देगी किसानों को? ये उसका हक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। मांग के लिए लड़ाई और आंदोलन के हक की लड़ाई और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, सारी लड़ाई एक साथ हो जाती है। और इसी लड़ाई में समर्थन मांगने के लिए ये किसान देश के राजनीतिक दलों के पास आए हैं। ये इनको समर्थन की जरूरत ही नहीं होती अगर सरकार इनके साथ सदाशयता का व्यवहार करती। आप ये समझिए, ये किसान गलत मांग कर रहे हैं। कई बार आपने बीजेपी प्रवक्ताओं को, ऐसे पैनलिस्टों को सुना होगा टीवी पर कहते हुए, जो बोलते हैं कि किसानों को एमएसपी देने में 16-17 लाख करोड़ का खर्चा हो जाएगा। देश का बजट 45 लाख करोड़ 48 लाख करोड़ है, तो जब इतना केवल किसानों को दे देंगे तो देश कैसे चलेगा? बड़े मासूम हैं ये लोग जो ऐसा कहते हैं। इन्हें पता नहीं है, एक तो फिगर गलत है। ये जो पहले की जो भी समितियां बनी हैं, उनका फिगर जो है वो तो पहले कुछ हजार करोड़ का था, जो अब बढ़ करके 3 से 4 लाख करोड़ तक का होता है। मान लीजिए 8 लाख करोड़ का ही हो तो, लेकिन जब एमएसपी से आप अनाज खरीदते हैं तो क्या उसको गला देते हैं, सड़ा देते हैं? उस अनाज को उपयोग करते हैं, उसको कहीं देते हैं, किसकी राशनिंग की जाती है, उसको सेना को खिलाया जाता है, उसको आप निर्यात भी करते हैं जरूरत पड़ने पर, या उसका और तरीके से उपयोग होता है। तो पैसे तो वापस आते हैं, पैसे डूबते नहीं हैं। वो पैसे वो खरीदते हैं। आप ये इसलिए खरीदते हैं ताकि आप बाजार से खरीदेंगे और किसानों से नहीं खरीदेंगे तो किसानों को लूटने के लिए बाजार बैठा हुआ है। एमएसपी इसीलिए तय किया गया कि बाजार इन लाचार किसानों को निचोड़ न सके, इसलिए एमएसपी की गारंटी हुई। लेकिन आज भी एमएसपी पर किसान अपनी फसल नहीं बेच पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में एक आगरा में मंडी होगा, एक और दूर में मंडी होगा, 250-300 किलोमीटर की दूरी पर मंडी होगा, तो किसान अपनी फसल की ट्रांसपोर्टिंग करने के भी क्षमता छोटे किसान नहीं रखते। तब बीच के दलाल बिचौलिए आते हैं और उनसे जो एमएसपी होता है उससे भी कम दाम पर, बहुत कम दाम पर उससे अनाज खरीदते हैं और फिर ले जाकर के उसको बेच देते हैं। किसानों के पास समस्या भी है, लाल पीताशाही और बीच बिचौलियों के चक्कर में जब किसान अपने एमएसपी वाला अनाज, एमएसपी पर उसको मिलने वाला अनाज बेचने जाते हैं तो सेंटर पर, मंडी पर उनको किसी न किसी बहाने रोक दिया जाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। अब मौसम अगर प्रतिकूल हो तो किसान क्या करे, अनाज ऐसे ही किसी को छोड़कर देकर भाग जाने की स्थिति में होता है। जो दाम में लेना है ले लो, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से देंगे, रखेंगे कहाँ, ये सारी समस्या होती है और इसका फायदा बिचौलिया उठाते हैं। तो जो एमएसपी है जिन फसलों पर, उसका भी रेट किसानों को नहीं मिलता है। जब किसानों को लागत ही नहीं निकलेगा तो वो फसल क्यों बोएंगे? आज हम दलहन के लिए रो रहे हैं ना,
क्योंकि किसानों ने डर के मारे दलहन की खेती करना बंद कर दिया, कम कर दिया, रकबा घट गया दलहन की खेती का। अब हमको दाल आयात करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दाल को उपजाने वाले जो स्टेट्स हैं, जैसे मान लीजिए बिहार में भी दाल होता है, वहां किसान 40% उसकी फसल जो है वो नील गाय कहे जाने वाली जो पशु है वो चर जाते हैं, पशु चर जाते हैं। अब नील गाय, मेरी किसान नेता से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि नील गाय को घोरहरा करके कुछ लोकली बोला जाता है, उसका नाम नील गाय रख दिया। अब उसके नाम क्या आ गया, गाय आ गया, तो उसको मार भी नहीं सकते, जबकि वो नील गाय है नहीं। अब नील गाय हो गया तो मार नहीं सकते। अगर मारने की आजादी दे दी जाती तो वो उसका भक्षण भी बहुत लोग करते हैं, खाते भी हैं, तो वो समस्या खत्म हो जाती। या तो सिक्योरिटी दो, वो गाय फसल को खत्म न करें। ये देखो, कहने का मतलब मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन इस उदाहरण से आप फसल की सुरक्षा नहीं कर सकते। फसल बीमा योजना आ गया, लेकिन फसल बीमा योजना की शर्त क्या है? 70% फसल जब तक बर्बाद ना हो तब तक नहीं मिलेगा बीमा। अब बताइए, किसान इंतजार करे कि हमारा 70 फसल बर्बाद हो जाए तब उसको बीमा मिले, 60% बर्बाद होगा तो कुछ नहीं होगा। यह किसानों के साथ हो रहा है। किसानों की समस्या को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है, इसलिए किसान को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और ये कहते हैं कि एमएसपी मांगना गुनाह है। एमएसपी तो आप सरकार बचाने के लिए दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को एमएसपी दे रहे हैं, नीतीश कुमार को एमएसपी दे रहे हैं। समर्थन देने का मूल्य ही तो आपने दिया है। बिहार का हक बिहार को नहीं मिला है। बिहार का हक स्पेशल स्टेटस है। ये कुछ 1000 करोड़ नहीं है, लेकिन इसको भी इस रूप में दिया गया है कि ये समर्थन मूल्य है। नीतीश कुमार के समर्थन का मूल्य आप चुका रहे हैं, और किसानों को समर्थन मूल्य नहीं देंगे। उनकी जिंदगी का सवाल है, खेती के अस्तित्व का सवाल है, वो आप नहीं देंगे। ये जो बात है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बात को अगर आप समझ जाएंगे, कभी भी किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे। किसान बेवजह की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। या तो वो खेती छोड़ के चले जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या अंबानी अडानी आएंगे खेती करने? खेती तो किसान ही करेगा। मध्यम वर्ग आएगा खेती करने, खेती तो किसान ही करेगा, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये समझ लीजिए। और इस बात को सरकार चूंकि समझती नहीं है, इसलिए इस पर उस सरकार ध्यान नहीं देती। लेकिन मैं कुछ और भी बातें आपको सुनाना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। चूंकि हमने एमएसपी की बात की, तो एमएसपी हमने कहा कि पॉलिटिकली बजट के लिए जो एमएसपी बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई है, उसका भी व्यापक विरोध हो रहा है। और उस विरोध की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर थोड़ा देख लीजिए। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा था कि आज सुबह की तस्वीर है, और संसद भवन के भीतर पूरा विपक्षी सांसद इकट्ठे होकर के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बजट होता है, देश का बजट होता है, और इसकी सौदेबाजी नहीं हो सकती। बजट को आप राजनीतिक सौदेबाजी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पंजाब का नाम तक नहीं लेंगे, क्योंकि आंदोलनकारी किसान हैं, उनका संबंध पंजाब से है। हरियाणा का भी नाम आपने नहीं लिया, क्योंकि हरियाणा से किसान आते हैं। लोकसभा चुनाव में आपको वहां से जवाब मिला, तो जहां जवाब मिलेगा वहां से आप मुंह फेर लेंगे। उत्तर प्रदेश से भी आपने मुंह फेर लिया।
महाराष्ट्र से भी आपने मुंह फेर लिया, इसके विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। ये समझिए, ये समझने की जरूरत है। जब बजट आया तो योगी आदित्यनाथ जी प्रतिक्रिया लेकर के आ गए, कहने लगे कि देश के किसानों को जो 1.52 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है, उससे सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किसान हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कोई बात नहीं कही। जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है, किसान भी सबसे ज्यादा है। एलोकेशन जो हुआ है उसका फायदा सबसे ज्यादा किसान को कब मिलेगा? जब उत्तर प्रदेश को एलोकेशन होगा तब मिलेगा, नहीं तो 5 किलो अनाज का फायदा भी सबसे ज्यादा बोलिए कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों को या देश के किसानों को फायदा तब मिलेगा जब खेती लाभकारी होगी। खेती अगर लाभकारी नहीं होगी तो 1.5 लाख करोड़ क्या 3 लाख करोड़ भी आप बजट में रख लें और उसको सम्मान निधि में देने में खर्च करें, फसल बीमा योजना देने में खर्च करें, कुछ करने में भी खर्च करें, लेकिन उससे खेती लाभकारी जब तक नहीं होगी किसानों का भला नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ जी उससे ज्यादा एक शब्द नहीं बता पाए बजट के बारे में, क्योंकि बजट की तारीफ करने के लिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की धरती से कोई शब्द था ही नहीं, कोई बात थी ही नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलते तो क्या बोलते, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। और हम लौटते हैं उस विषय पर कि जो किसानों की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों की प्रतिक्रियाएं छोड़ रहे हैं। वो प्रतिक्रिया मुझे जरूर लेने दी जानी चाहिए और मैं कुछ प्रतिक्रियाएं जरूर लूंगा। देखिए, गुमनाम सिंह राजपूत जी कह रहे हैं, गुमान सिंह राजपूत जी, मोदी से ज्यादा तो हमारे देश का विपक्ष के नेता के रूप में प्रधानमंत्री से दोगुना पॉपुलर हैं। ये राहुल गांधी के बारे में लिखना चाह रहे हैं, नाम नहीं लिखा उन्होंने, छूट गया होगा। बिमला जी लिख रहे हैं, थैंक यू एंड वेलकम सोनिया जी, आपस में बातचीत कर रही हैं, ड्यूअल पॉलिसी रखता है बाबूलाल जी की 2 टूक टिप्पणी। लाचार इंडियन लिख रहे हैं, प्रेम सर नायडू को भी खुश कर दिया, नीतीश को भी खुश कर दिया, सरकार गिरने के चांस खत्म। देखिए, खत्म हुए हैं कि शुरू हुए हैं ये तो वक्त बताएगा। अजय शंकर जी लिख रहे हैं, जोरदार, बहुत धन्यवाद अजय शंकर जी, आप झारखंड से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, फेसबुक पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। पुलवामा, मणिपुर, नोटबंदी, किसान मर गए, उनके घर वाले क्या सोचते होंगे? 2 शब्द नहीं है सांत्वना के भी, क्या सोचेंगे? आप इस बात को समझिए। आप विमला जी लिख रही हैं, बीजेपी से पैसे लेकर माला माल है, ये लिख रहे हैं। सोनिया जी नमस्कार, आप कौन से स्टेट से हो? बाबूलाल शर्मा जी एक दूसरे से बातचीत करते हुए। मैं थोड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर दौड़कर आऊंगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय ईमानदार पत्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया गिल जी लिख रहे हैं, विमला जी एक क्वेश्चन मेरे मन में है। कई लोग हमारे मोहल्ले में काफी डरे हुए हैं कि देश खत्म हो चुका है, क्या आपको कुछ ऐसा फील होता है या टाइम फेवरेबल हो सकता है? सोनिया गिल जी, मैं ही जवाब देता हूं आपको। ये एक देश में कई देश बसते हैं। इस देश में अमेरिका जैसे संपन्न देश में जो संभ्रांत लोग हैं, उसकी हैसियत वाले लोग भी हैं हमारे देश में, उससे भी बड़ी हैसियत वाले जब अंबानी, आप देख रहे हैं अंबानी अडानी सब पहुंचते हैं, अमेरिका के संभ्रांत लोगों से भी संभ्रांत है। और इस देश में नाइजीरिया जैसा देश जहां खाने को नहीं है, वैसी आबादी भी इस देश में बसती है। इस देश में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वैसा प्रदेश भी है, और झोपड़पट्टी है, वैसे प्रदेश भी हैं। इस देश में रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, वो प्रदेश भी है, और कई जगह आज तक रेल नहीं पहुंच पाया, वो प्रदेश भी है। एक देश में कई देश बसते हैं। इसी तरीके से जो हमारे देश में जो डरा हुआ माहौल है, डर का माहौल है, पूरे देश में एक समान रूप से डर का माहौल नहीं है। क्योंकि देखिए,
केरल में मिलजुल कर लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? कर्नाटक में कुछ दौर में जब बीजेपी सत्ता में थी रोज दंगे हो रहे थे, अब नहीं हो रहे हैं क्योंकि रोज वो ये विवाद वो विवाद हिंदू मुस्लिम हो रहा था। महाराष्ट्र में भी आप देखिए अपेक्षाकृत शांति थी। जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी हल्ला जरूर होता था। सरकारों का भी फर्क होता है, राजनीति का भी फर्क होता है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए आए दिन हिंदू मुस्लिम, कभी कांवड़, कभी मॉब लिंचिंग, कभी कुछ हो रहा है। माहौल विषाक्त है। पूरा देश ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों में ये माहौल खराब हुआ है। ये मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया, क्षमा करेंगे जवाब देने में। I request to all viewers to like this program also। बिमला जी रिक्वेस्ट कर रही हैं, आपका बहुत बहुत आभार। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी मोदी से भी दुगना पॉपुलर हो रहा है। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। ये गुमान सिंह राजपूत जी कह रहे हैं। और सोनिया गिल जी आगे लिख रही हैं कि शर्मा जी को जवाब दे रही कि नमस्कार, ये सही प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां लोगों के व्यूज भी पढ़े जाते हैं ऑनलाइन। इससे लगता है कि हम भी वीडियो डिबेट का हिस्सा हैं। थैंक्स टू प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये म्यूचुअल होता है सोनिया जी, क्योंकि आप लोगों के विचार बहुमूल्य हैं और इन विचारों को जगह तो मिलती है, लेकिन उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए तो चर्चा का डायमेंशन बढ़ जाता है और ये पूरा जो हमारी बातचीत है वो बहुमूल्य हो जाती है, यूनिक हो जाती है। इसलिए म्यूचुअल है। श्री किरण जी कहते हैं अशोक गहलोत की रणनीतिकार अजीत पवार के लिए काम कर रहे हैं। 200 करोड़ लेकर गुलाबी जैकेट से गुलाबी रक्षा तक, पीके जैसा। ये एक टिप्पणी है आज की राजनीति को लेकर, राजस्थान की सियासत को लेकर अशोक गहलोत के लिए भी हो रही टिप्पणी। रुदाली सरकार है, यहाँ सब रो रहे हैं और सब जनता भी। ये संजय सहगल जी कह रहे हैं। विमला जी लिख रही हैं ये सोनिया जी हमें भी ऐसा ही लगता है। 5 साल अब और ये सरकार रह गई तो देश का बहुत भारी नुकसान कर देगी। ये आशंका सबको है। नुकसान तो हो रहा है। जितना विकास परक देश की राजनीति होनी चाहिए उससे इतर नफरत की राजनीति, विभाजनकारी राजनीति। मणिपुर में हमने देखा, मैतेई कुकी, हम उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों में देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम। तो ये राजनीति खतरनाक है। आदिवासी गैर आदिवासी भी हो रहा है, ये खतरनाक है। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो देश का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। लाचार इंडियन लिख रहे हैं सोनिया जी मेरे विचार से व्यू के कमेंट नहीं लेने चाहिए क्योंकि इससे समय बर्बाद होता है। देखिए समय बर्बाद होता है ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन हाँ इसलिए मैंने पहले अपने विचार रखे ताकि उसकी तारतम्यता बनी रहे। हाँ, जब गेस्ट होते हैं हमारे पास में तो मेरे सहूलियत होती है कि हम जो टिप्पणियां हैं उसको भी लेते रहें बीच बीच में, लेकिन जब अकेले रहते हैं तो हमारे लिए मजबूरी है कि अपनी बात रोक करके तब विचारों को लिया जाए, और वो हम काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एक सर्वश्रेष्ठ कमेंट लेना चाहिए, उस पर 5 मिनट बात करनी चाहिए। इसमें कभी शामिल नहीं हो पाऊंगा। चलिए, आपकी प्रतिक्रिया है, कभी हो सकता है सही हो। बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं टाइम विल चेंज डेफिनेटली एंड अच्छे दिन आएंगे। आज किसान भी पार्लियामेंट में इंटर्ड। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से प्रतिक्रियाएं लगातार चल रही हैं और मैं सारी प्रतिक्रियाएं नहीं ले पाऊंगा, ये भी सच है, क्योंकि सोलो परफॉर्मेंस में सारी प्रतिक्रियाएं ले पाना मुमकिन नहीं होता है। प्रेम सर, किसानों के लिए किसी सरकार ने ना तो काम किया है, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे। देखिए लाचार इंडियन जी, मुझे ध्यान है चतुरानंद मिश्र कृषि मंत्री होते थे और उस समय उन्होंने जिन योजनाओं पर काम किया उस पर बाद की सरकारों ने, खास करके शरद यादव जी जब आए केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। वो दौर जरूर, अगर वाकई चतुरानंद मिश्र जी के हिसाब से काम होता कि कैसे खेती को मजबूत किया जाए तो बात
हालांकि एक छोटी सी बात है, बहुत आपका प्रश्न बहुत बड़े फलक पे है और ये काफी हद तक सही भी है। किसान लाचार रहे हैं, मजबूर रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सोनिया गिलजी लिख रहे हैं कि इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के जीने मरने से, तो किसान क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस सरकार का इलाज कुछ और खोजना चाहिए एंड देश के सारे संगठन साथ आए। नहीं सोनिया जी, हम आपसे बिल्कुल सहमत नहीं है। किसानों का संघर्ष इस सरकार को मनाने और झुकाने के लिए नहीं है। किसानों का संघर्ष मुद्दे पर लड़ाई का है, उस पर देश में जनमत बनाने का है। अगर एक मुद्दे पर देश की जनता तैयार होती है तो ये सरकार मानेगी कैसे नहीं। ये क्या हम किसानों के मान मनोबल से मान रही है? नहीं, जनता की ताकत से उनको मानना पड़ेगा, उसके डर से उनको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से तो इसका मतलब सरकार से अनुनय और गुहार कर रहे हैं। नहीं, ये अधिकार की लड़ाई है और अधिकार की लड़ाई के लिए सड़क पर आना पड़ता है। सरकार से बातचीत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम हैं ये समझाना पड़ता है, वरना आंदोलनकारियों को ही तानाशाही घोषित कर दिया जाएगा। और ये बातचीत के सिलसिले में हम आंदोलनकारी ये बताते हैं, देश की जनता सरकार को बताती है कि देखो हम डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पालन कर रहे हैं और आपको भी हमारी मांग सुननी पड़ेगी। संविधान में यह लिखा है, हमारे नेताओं ने, स्वतंत्रता आंदोलन से उपजे नेताओं ने जो संविधान बनाया है उसके तहत आपको सुनना पड़ेगा। यह मजबूती होती है, इसीलिए किसान आंदोलन करते हैं, इसीलिए किसान बातचीत करते हैं। इस बात को समझिए, ये देश के जनमत को तैयार करने का तरीका है। आप भी तभी इसमें सहानुभूति व्यक्त कर पा रहे हैं क्योंकि किसानों को आप संघर्ष करती हुई देख रही हैं। महेंद्र आनंद जी लिख रहे हैं ये देश किसानों का ही है, शासन किसान विरोधी का। बहुत सटीक बात कही है। श्री किरण जी कह रहे हैं सर पहली बार यही आपको देखा था अमर उजाला पर। अच्छा, अमर उजाला ने मुझे लोगों के बीच बहुत पॉपुलर बनाया, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जहां पूरी दुनिया में कहीं नहीं वह यहाँ होता है, जैसे महाराष्ट्र की सरकार चल रही है सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये सरकार जो है गलत तरीके से बनी है। राज्यपाल ने गलत तरीके से सत्र बुलाया, स्पीकर ने गलत तरीके से विधानसभा चलाई, भाई मेल पर लिख करके बहुमत साबित किया गया। ये सारी चीजें हुई और उसी आधार पर राज्यपाल ने मान भी लिया और उसी पर इस्तीफा भी देना पड़ा। सारी चीजें हुई और लेकिन हुई। लाचार इंडियन कह रहे हैं यह तानाशाही है। बिल्कुल तानाशाही है, मैं एग्री करता हूं। इस वीडियो पर ही आपने बोला था सरकार आएगी नहीं। सर मैंने कहा था और मैंने जो कहा था उसमें जो भी प्रतिशत मेरी गलती है आप गलती मान ले, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम है जो हमारे आकलन को गलत कर गया, उसको वक्त ही पहचानेगा। आज ही मैं खबर देख रहा था कि 79 सीटों पर 79 लोकसभा सीटों पर जहां बीजेपी जीती हुई है वहां पर वोट गिनने में गड़बड़ी हुई है। इस विषय पर फिर बात की जा सकती है, लेकिन मैं अपने विश्लेषण पर के सही और गलत होने पर मैं अभी क्या टिप्पणी करूं। विमला जी कह रहे हैं सोनिया जी देश तो तभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब भी ये सरकार जाएगी देश को लाखों करोड़ों का कर्जा और बहुत समस्याएं विरासत में देकर जाएगी। आज ही समझिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो चुका है और 11 लाख करोड़ से ज्यादा तो कर्जा सूद हम चुका रहे हैं 1 साल में। प्रेम जी आज किसान संसद आए, अब पेपर लीक वाले स्टूडेंट्स, अग्निवीर वाले युवा भी आएगा। बिल्कुल सही बात, सही भविष्यवाणी, सही बात आप कह रहे हैं सलीम खान जी। लाचार इंडियन कह रहे हैं अपनी अपनी नजर का खेल है, देश तो यहाँ खत्म हो चुका है। देश वाकई सद्भावना, भाईचारा, एकजुटता, सांस्कृतिक परंपराओं को जिंदा रखते हुए
मूल्यों को जिंदा रखते हुए विचारों की मजबूती के साथ आगे बढ़ने का नाम होता है। कोई ज्योग्राफिकल एरिया और उसमें मौजूद लोग देश नहीं होते हैं, और ये आहत होता है, चोटिल होता है, गुलाम भी होता है और तानाशाही के अधीन भी होता है, लेकिन इन सब को तोड़ने की ताकत जनता में होती है। वही हमारी उम्मीद होती है, और उसी उम्मीद के दम पर हम ऐसे वातावरण को खत्म करते हैं जिसमें कहा जाता है कि देश खत्म हो रहा है। विमला जी कह रही हैं एक्सेलेंट प्रेम कुमार। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी हौसला अफजाई करते रहने के लिए। आज तो गजब हो गया, ममता बनर्जी के भतीजे ने स्पीकर की एकड़ी निकाल दी। ये बात सही है, बहुत गजब हुआ। और अभिषेक बनर्जी ने तो स्पीकर को एक तरह से निशब्द कर दिया। स्पीकर को इतना अपमान सहना पड़ रहा है। मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि स्पीकर फिर भी ऐसी स्थितियां बना लेते हैं खुद ब खुद कि उनको अपमानित होना पड़े। सोनिया गिल जी लिख रही हैं, लाचार इंडियन, इट्स योर व्यू पॉइंट एंड वी रेस्पेक्ट, बट समटाइम्स व्यूअर फील कि मेरी बात कैसे रखो। हर कोई चैनल नहीं चला सकता, इसलिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आप मेरी बात रिस्पॉन्ड कर पाए। बहुत सही जवाब। प्रताप एपी लिख रहे हैं, सटीक और निडर विश्लेषण प्रेम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रियाएं आज बहुत हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सी आप क्षमा भी करेंगे तो थोड़ा मैं अचानक अब नीचे जाता हूं, लेटेस्ट कुछ प्रतिक्रियाएं लेता हूं और फिर अपनी बात पर आऊंगा। देखिए, आयशा रजा लिख रही कि हम किसान के बिना कुछ नहीं कर सकते सर, राहुल एक बहुत अच्छे नेता इस दौर के। प्रीतेश भट्ट लिख रहे हैं, सही है, सीधी उंगली से घी, ये 21वीं सदी के महाभारत हैं, गोविंद नहीं आएंगे, ये दुर्योधन धृतराष्ट्र शकुनी से जनता को ही मजबूरी से लड़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही जनता की गीता, मजबूरी से लड़ना है। बहुत सही बात लिख रहे हैं प्रेम जी, कांग्रेस जब तक यूपी बिहार में मजबूत नहीं होगी उसका कुछ नहीं होगा। रीजनल पार्टीज ने कांग्रेस को वीक किया है। अरे छोड़ दीजिए कांग्रेस का कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन सच बोलने की ललक तो हमें आनी चाहिए, सच बोलने का माहौल तो पैदा होना चाहिए। उसमें कांग्रेस की भूमिका को स्वीकार कर लीजिए, छोड़िए नहीं आती है सत्ता में, लेकिन आज इस सरकार को कम से कम एक डोर तो है जो बांध कर रख सकती है। कांग्रेस नहीं कोई और ये काम करेगी। अगर कांग्रेस ये नहीं करेगी, आज कांग्रेस कर रही है तो हम बोल रहे हैं, कल को हो सकता है समाजवादी पार्टी ही करने लग जाए इस काम को। अगर कांग्रेस नहीं करेगी तो कौन, कोई तो करेगा। खाली नहीं रहेगा ये देश, चुप नहीं रहेगा ये देश। ये खुशनसीबी है कि इस दौर में एक पूरे देश को पैदल माप लेने वाला नेता लोगों के बीच आ गया है। बाकी आपकी बातें राजनीतिक रूप से सही है सौरभ सिंह। राजेंद्र सिंह यादव कह रहे हैं, सरकार को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लाचार इंडियन कह रहे हैं, सौरभ सिंह जी 100% करेक्ट। और किसान हमारे देश का अन्नदाता है, वो अपने बच्चों को भूखे रख कर भी हमारे पेट पालते हैं। जय जवान जय किसान जिंदाबाद। सौरभ सिंह जी लिख रहे हैं कि प्रेम जी, कांग्रेस जब तक यूपी बिहार, वही रिपीट कर रहे हैं एक्चुअली हम, या फिर मैंने दोबारा उसको पढ़ दिया। सोनिया गिल जी लिख रहे हैं, प्रेम कुमार जी थैंक्स प्रेम जी, ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस पॉजिटिविटी से सब हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं, जल्द ही संघर्ष खत्म हो और हम सब वापस अपने 2014 से पहले वाले कांग्रेस दौर में चले जाएं। सौरभ सिंह जी लिख रहे हैं, प्रेम जी कांग्रेस, ये रिपीट में बार बार पढ़ ले रहा हूं, क्षमा कीजिए, आपके लिए दिल से सलाम सर। आयशा रजा लिख रही है। और विमला जी लिख रहे हैं, कोविड पीरियड में किसानों ने ही देश की इकोनॉमी को संभाल रखा, किसानों ने ही देश की इकोनॉमी को संभाल रखा, बिल्कुल सही बात है। लोला माई स्वीट्स लिख रहे हैं, सर बहुत अच्छा एनालिसिस, बहुत बहुत धन्यवाद। विमला जी लिख रहे हैं, प्रेम सर आज मेरे कमेंट हाइड हो रहे हैं, आप बताइए क्या हुआ है। देखिए, मैं नहीं करता हाइड, मुझे भी नहीं पता इसकी वजह क्या है। और मैं आप पहले भी एक दिन कोई कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं मैं हाइड क्यों करूंगा। मैं तो ऐसे भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई दर्शक गलत बात नहीं लिखते हैं आमतौर पर। प्रीतिश भट्ट कह रहे हैं कि सॉरी
मजबूती से लड़ना पड़ेगा, वरना ये से ही ऐसे ही खतरनाक समय से अच्छा है अत्याचार सहन करना भी गुनाह है, सच के लिए लड़ना धर्म है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लाचार इंडियन कह रहे हैं सौरभ जी इस तरह बार बार कमेंट करोगे तो तुम्हारा ही कुछ नहीं होगा। चलिए अब मैं, हाँ, नील गाय नहीं, उसे घड़ रोज कहते हैं। हाँ, विजय राम जी ने बहुत सही कहा, घड़ रोज कहते हैं, उसको नील गाय कहा जाने लगा और अब मारना नियम के हिसाब से वो जेल जाने के को दावत देना होता है, तो उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और फसल खाए जा रहे हैं, ये हम कह रहे थे। तो सही कहा, करेक्ट, सत्यमेव जयते सर। और किरण जी कह रहे हैं लाचार इंडियन, विमला जी सोच लो आज का उपवास है। अच्छा, चलिए अब मैं प्रतिक्रियाओं को थोड़ा विराम देना चाहता हूँ। वापस से मैं अपनी बात को अब समाप्त करने की ओर बढ़ूंगा। देखिए, आज का जो दिन था बहुत महत्वपूर्ण दिन था, किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। किसान भावी संघर्ष की योजना बना रहे हैं और इसके लिए सरकार से बातचीत भी करने को तैयार हैं। 15 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि उस दिन वो संघर्ष करेंगे, संघर्ष में उतरेंगे। इससे पहले सरकार के पास पूरा मौका है कि वो सरकार आंदोलनकारियों से बात करे, एमएसपी को न्याय की गारंटी, एमएसपी को की गारंटी देना अन्यायपूर्ण बात नहीं है, न्यायपूर्ण है। इम्पॉसिबल बात नहीं है, पॉसिबल है। और उसका तरीका किसान भी बता रहे हैं। अर्थशास्त्री 2 हिस्सों में जरूर बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक हिस्सा है जो अर्थशास्त्री रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे हो सकता है। सरकार को दोनों पक्षों की बात को सुन करके रास्ता निकालना पड़ेगा। हम नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, बात नहीं करेंगे। ये किसान है ही नहीं, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये देश विरोधी है, ये देश के खिलाफ है, ये राजनीति कर रहे हैं, ये विपक्ष से प्रेरित है। ये तमाम बातें आप राजनीति के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन देश का भला इन बातों से नहीं होगा। ये किसान, इन किसानों को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, इन किसानों से आपको बातचीत करनी पड़ेगी, इन किसानों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान देश के किसान हैं और देश का हिस्सा हैं, जिसके वोट से आपकी सरकार बनी है, ये सरकार चल रही है। 23 करोड़ वोट आपको मिले हैं, लेकिन ले चलना है 140 करोड़ लोगों को एक साथ। अगर आप 140 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते तो हमें 23 करोड़ वाली व्यवस्था पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। 23 करोड़ वाली व्यवस्था पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। फिर इस डेमोक्रेसी पर ही विचार करना पड़ेगा कि ये डेमोक्रेसी हमारे किस काम की, जो देश 140 करोड़ के लिए नहीं सोच सकता। फिर वो शुभेंदु अधिकारी ही सही होगा कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, तो फिर इसी आधार पर देश चलेगा। वो लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र से कॉम्प्रोमाइज हम करने को तैयार नहीं है, करने देंगे भी नहीं। इसी बात के साथ हम अपनी बात को यहाँ खत्म करते हैं और सबको शुभ रात्रि और नमस्कार। धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। आज सोलो मैंने परफॉर्मेंस दिया, एक तरह से इसको परफॉर्मेंस ही समझ लीजिए, आपके बीच आपकी कसौटियों पर खड़ा होने की कोशिश करते हुए। और हमें दीजिए इजाजत, गुड नाइट। उससे पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आस्क द प्रेम कुमार हमारा ट्विटर हैंडल है और @प्रणाम इंडिया ये YouTube चैनल है। नमस्कार।